बोलते ना ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, लेकिन ऊपर वाला जब भी लेता लेता जूते मार के लेता, फिर वो तसल्ली से लेता वापस। देने को बहुत कुछ देता ऊपर वाला, अगर आपका मन सच्चा हो तो। लेकिन झूठ के ढकोसले लंबी लंबी फेंक देना, ये कर देना, ये कब तक चलेगा भाई, कब तक चलेगा? अब पूरी मंडिया और मंडियों के दलालों के समझ में नहीं आएगा, वो बोलेंगे क्या? गारंटीड है बोलेंगे क्या, समझ में नहीं आएगा। रूस के लिए अमेरिका से दुश्मनी कर ली भाई, अमेरिका से दुश्मनी कर ली, अमेरिका फिर झटका देने के लिए आ रहा है। अमेरिका तो बड़े वाला झटका दे गया, देने वाला नहीं, दे गया बड़े वाला झटका। अब इनकी समझ में ये ना, ये रूस के पास ये नहीं जा सकते। एक बात बोलते हैं मंडिया और मंडियों के दलाल, विषव गुरु डंका बज रहा है विषव के अंदर। बिल्कुल डंका बज रहा है भाई, ऐसा डंका बज रहा है, ऐसा डंका तो ना श्रीलंका का बजा, ना पाकिस्तान का, ना बांग्लादेश का, ना अफगानिस्तान का बजा। ऐसा डंका बज गया भाई, अब ऐसा डंका बज गया। और डंका किसने बजाया? मोदी जी ने एक फोन कॉल पे वो रुकवा दी, वाल लुकवा दी पापा, वो सबने सुना होगा। वो पापा वाल लुकवाने गए थे, लेकिन बुला के वहां पर भी बेइज्जती कर दी। वो बेइज्जती की सो की, वो तो बेइज्जती थी, ये बेइज्जती को तो कुछ मानते नहीं, इज्जत तो है नहीं इनके पास, बेइज्जती कहां से होगी इनकी? समस्या तो है ना। एक बात और बोलते हैं अपने प्रधानमंत्री साहब, लाल किले से बोलते हैं, बड़ी जल्दी ही देश को तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। अब वो जापान बीच में आ गया, छोटा सा देश है जापान। जापान क्या चौथे नंबर पे आ गया था, अर्थव्यवस्था के मामले में चौथे नंबर पे आ गया था। तो इनको बड़ी खुशी थी भाई, हम बड़ी जल्दी बन जाएंगे। लेकिन अब ये गड़बड़ होगी भाई। पहली गड़बड़ तो जापान ने कर दी, और रूस ने जो गड़बड़ की है वो तो इनको लेने के देने पड़े हुए हैं, उसका नतीजा अमेरिका ने दे दिया। तीसरी इकोनॉमी के बनने के लिए भारत का बढ़ सकता है इंतजार, जापान ने कर दिया कमाल। कमाल तो ये होना ही था भाई। भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। आज भी मतलब जब भी कोई बात होती है, कुछ भी बात होती है, मंडिया दलालता है, प्रधानमंत्री साहब लाल किले से भाषण देते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले प्राचीर से देश को संबोधन में बोलते हैं कि देश को इकोनॉमी का जिक्र करते का जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब वो अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा अब सुनो, लेकिन इसको लिए ना भारत को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जापान ने वो कमाल कर दिया जिसका किसी को सपने में भी नहीं सोचा होगा। पहले आपको जापान का ही बताते हैं। जापान जिसकी इकोनॉमी की तीसरे से चौथे पायदान पर खिसक गई थी, अब उसने जबरदस्त कमबैक किया है। इकोनॉमी में दूसरी तिमाही में उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछली तिमाही में देश की इकोनॉमी में गिरावट आई थी और जापान खिसक कर दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया था। अब भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए जर्मनी और जापान को पार करना होगा। वर्तमान में भारत 5वें नंबर पर है, वैसे तीसरे नंबर पर हम पहले पहुंच गए थे मनमोहन सिंह जी के टाइम पे। जापान की अर्थव्यवस्था पिछली तिमाही में 3.1% बढ़ी है। जापान की अर्थव्यवस्था अप्रैल जून की अवधि में 3.1% की वार्षिक दर से बढ़ी है, जिसके बाद की वो वापस कमबैक कर गया। वो कमबैक कर गया तीसरे पे, 5 में से 6ठे पे ना मिल जाओ कहीं, हमारे को तो ऐसा लग रहा है। अब ना जो अंधभगत और अंधभक्तों के पापा ने गाना गा रहे हैं भाई, उनका गाना बता देते हैं। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। गा तो रहे होगे, तुम्हारा दिल तो रो रहा, हमारे को पता है क्यों रो रहा दिल। पहले पाकिस्तान को ड्रोन बेचे, अब भारत की बात तक नहीं सुन रहा दोस्त। रूस फंस गई बड़ी डील, अब ये डील फंसी है वहां पे रूस में, और झटका लगेगा इंडिया में। ऐसे वाला झटका लगेगा तुम्हारे समझ में, 600 मिलियन डॉलर फंस जाना हंसी खेल तो नहीं होगा ना। ये फंसाए किसने? झूठ के ढकोसड़ों ने फंसाए। बस रशिया से हम ये डील, वो डील, फलानी डील, ढमकानी डील। लगता है रूस अब भारत का वैसा दोस्त नहीं रहा जैसा कि समझा जाता है। 15 अगस्त से एक दिन पहले ही रूस ने पाकिस्तान को गुपचुप तरीके से सुपर कैम 52-50 ड्रोन दे दिए। जाहिर है पाकिस्तान इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ अपनी साजिशों में करेगा। इसके बाद भारत व रूस के बीच स्खालिन 1 तेल एवं गैस क्षेत्र में भारत के निवेश को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। भारत इस परियोजना से सीधे तेल प्राप्त करना चाहता है, जबकि रूस इसके बदले डिविडेंड का भुगतान करना चाहता है। यह असलियत ऐसे समय पर सामने आई जब भारत पहले से ही अन्य रूसी तेल परियोजनाओं से डिविडेंड हासिल कर पाने में मुश्किलों का सामना कर रहा है। अभी तो पढ़ना पूरा। सखलिन 1 परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश अपनी अधिकांश तेल की जरूरतों का आयात करता है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और तेल आपूर्ति पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर भारत चिंतित है। सखलिन 1 से सीधे तेल प्राप्त करने से भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित कर सकता है, लेकिन अब कहां से करेगा? दूसरी ओर रूस का तर्क है कि उसने डिविडेंड की पेशकश करके अपने दायित्वों का पालन किया। अब झूठ कौन बोल रहा है हमारे को नहीं पता। और पैसा ट्रांसफर में किसी भी देरी के लिए प्रतिबंध और अन्य कारकों को जिम्मेदार ठहराया।
दोनों देशों के बीच यह गतिरोध भू राजनीतिक तनाव के बीच उनके ऊर्जा संबंधों की जटिलता को बेपर्दा करता है। झूठ किसने बोला, क्यों बोला, कितना बड़ा बोला? अमेरिका से भी पंगा ले लिया रूस के चक्करों में। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और रोसनेफ्ट अपने रुख पर कायम है। दोनों ही ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ओवीएल को सखलिन वन तेल और गैस क्षेत्र में उसकी 20% हिस्सेदारी के बदले इक्विटी तेल देने के बजाय डिविडेंड देने की बात पड़े हुए हैं। भारत पहले से ही तय समझौते के अनुसार इक्विटी तेल पाना चाहता है, जबकि रूस की अनिच्छा के कारण भारत को तेल हासिल करने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अन्य रूसी परियोजनाओं से जुड़े अनपेड डिविडेंड भी भारतीय सरकारी कंपनियों के $600 मिलियन तक बढ़ गया है। कितने? $600 मिलियन। पीएम ने अपने विश्व गुरु साहब ने चर्चा की मगर नहीं निकला हल। ये कैसे हो सकता है? एक फोन कॉल से यार युद्ध रुक सकता है? कैसी बात कर रहे हैं? मेरे को तो न्यूज वालों पे शक हो जाता है, लेकिन शक इसलिए नहीं होता क्योंकि विदेश वाले सच्ची न्यूज दे देते हैं। वो सच्ची न्यूज दे देते हैं, यहाँ पे तो चलता है वाल लुकवा दी पापा, एक फोन किया वाल रुक गई। पापा को उधर बुला कर भी यूक्रेन के ऊपर बम बरसा के दिखा दे, बोला देख तू फोन पे बोल रहा था, तेरे सामने करके दिखा दे, हम तू रुकवा के दिखा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मास्को यात्रा के दौरान 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अब आए हो निकल के सामने और रूस यात्रा और फलानी यात्रा, प्रधानमंत्री साहब को बुलाया, इतनी बड़ी बेइज्जती। लगता है भाई अंधभक्तों कमर कस लो, अब रूस का बहिष्कार करना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, खरीदार है ये, और इसकी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सुरक्षा महत्वपूर्ण है, खासकर ओपेक प्लस समूह के उत्पादन कटौती के बीच, जिससे कि रूस भी शामिल है। ऐसे में इक्विटी तेल का अधिकार होना भारत के लिए अनिश्चित एनर्जी मार्केट में नेगेटिव करने में मददगार होगा। बनोगे पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हो ना, कौन से नंबर पर जाओगे देखना। पहले भारत को स्कालिन वन से इक्विटी तेल प्राप्त होता था, लेकिन जब रूसी सरकार ने एक्सान मोबिल की 30% हिस्सेदारी और ऑपरेटरशिप अपने हाथ में ले ली तो तेल के बजाय डिविडेंड देने का प्रस्ताव रखा गया। रूस के आश्वासनों के बावजूद शेयरों और डिविडेंड का ट्रांसफर लेट हो रहा है। इसका एक कारण यूरोप द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंध भी है। मैंने बोला था ना रूस पर प्रतिबंध लगाए, इसका असर देखना कहां कहां पड़ेगा। तुम्हारी समझ में नहीं आया, अब आ जाएगा। ओवीएल के प्रवक्ता ने चल रही चर्चाओं की पुष्टि की, लेकिन यह स्पष्ट किया कि डिविडेंड पेमेंट और शेयर ट्रांसफर अब भी लंबित है। रशियन तेल कंपनी रोसनेफ्ट ने जोर देकर कहा कि स्कालिन वन में ओएनजीसी की भागीदारी का अधिकार सुरक्षित है और आवश्यक प्रतिकारों को पूरे करने के बाद इसे फिर से बहाल किया जाएगा। भारतीय कंपनियों ने रूस में अब तक $16 बिलियन का निवेश किया है, जिसमें स्कालिन वन और अन्य रूसी ऊर्जा परियोजनाओं में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी शामिल है। तमाम चुनौतियों के बावजूद रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत के लिए यह एक प्रमुख तेल सप्लायर बन गया था, और अब यह क्या है, उसने कर दिया मना। ये तेल भी मना हो गया। $16 बिलियन भी फंस गए जाके। और ये फंस किसके कारण रहे हैं? कौन है इसका जिम्मेवार? कौन जिम्मेवारी लेगा इसकी? नेहरू जिम्मेवारी लेगा इसकी। नेहरू को जिम्मेवारी लेनी चाहिए इसकी। उसने $16 बिलियन रूस को दिए, नेहरू को लेनी चाहिए इसकी जिम्मेवारी। क्यों? अंधभक्तो, चिंटू मिंटू, भांड मंडिया और उसके दलालो, लगा दो नेहरू पर इल्जाम। भट्ठा बिठा दिया, देश की लंका लगा दिया। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।